नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजधानी भोपाल से, जहां आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वन संरक्षण जलवायु आजीविका विषय पर आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यशाला में शामिल हुए हैं। आदरणीय सुश्री निर्मला भूरिया, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इसी के साथ आप सबकी उपस्थिति, आप सबकी सक्रियता जो लगातार इस कार्यशाला को अपने निहित उद्देश्यों के आसपास सार्थकता प्रदान करने के लिए यहाँ पर हमें गौरव प्रदान कर रही है, आप सबका भी हम प्रशासन अकादमी के इस सभागृह में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत विलंब न करते हुए अब है माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी महानुभावों से निवेदन करते हैं वे दीप प्रज्वलित कर और भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि कर इस 2 दिवसीय समागम का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय देवी सज्जनों, विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये विचार समागम इन अर्थों में बेहद समीचीन लगता है कि हम अपनी पूरी वसुंधरा के भूखंड पर वन क्षेत्रों के रूप में एक ऐसी धरोहर को पाने का सौभाग्य इस मनुष्यता को प्राप्त हुआ है जिससे हमारा संपूर्ण जीवन संचालित है। हमारे पर्व, उत्सव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और मनुष्यता के तमाम पाठ जो सामूहिकता से होकर हमें उत्कर्ष के मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। मंगल दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ इस 2 दिवसीय कार्यशाला का हमारी सनातन आकांक्षा सबके सुख और कल्याण की कामना करती है, जिसमें ऋषि परंपरा का उद्घोष हमें फिर याद आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और शुभम कुरुत्वम कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। अंधेरे से उजाले की ओर जाने की सतत आकांक्षा हमारी भारतीय संस्कृति का परिचायक है और इसी उजाले में, ज्ञान के उजाले में, सभ्यता और संस्कृति के उजाले में हम जीवन के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते रहे हैं। अभी उठे हैं, तनिक चले हैं, कल दौड़ेंगे जोर से। ये गतिशीलता, ये गौरव, ये गरिमा हमें भारतीयता की परिभाषा को पुनः पुनः पढ़ने का अवकाश देती है। और इसी के साथ भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती हमारी धरोहर हम कहते हैं, हमारी विरासत है। और जब इनके वीरता और पराक्रम की कहानियां हमसे गुजरती हैं तो स्वतः ही इनके प्रति कृतज्ञता के फूल अर्पित करने का मन करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और अन्य सभी हमारे अभ्यागतों ने सामूहिक रूप से मंगल दीपदान और पुष्पार्पण किया और अब हम मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। हम आदरणीय श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग से निवेदन करते हुए आए और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। ये हरी तिमा जो पौधे के रूप में हमें दिखाई देती है, हमें वन संपदा की याद दिलाती है, एक ऐसी धरोहर की याद दिलाती है जिसके साथ हमारे जीवन भी हरियाली और खुशहाली का प्रतीक बनता रहा है। स्वागत, अभिनंदन आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का। आदरणीय श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय श्री श्रीमन शुक्ला, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से निवेदन है माननीय दुर्गादास उइके जी, राज्य मंत्री भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय श्रीमती वंदना वैद्य, संचालक जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं, निवेदन है मंच पर पधारें। और माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय श्री सुखदेव उइके जी से निवेदन है, पेशा एक्ट जिला समन्वयक बैतूल से पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का
वनवासी समाज की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र मरावी जी, पूर्व अध्यक्ष राज्य अनुसंधान जनजाति आयोग, उनसे निवेदन है वे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का स्वागत करें। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय मरावी जी, स्वागत। सुश्री दंपति ठाकुर, पीसा एक जिला समन्वय कुमरिया से पधारी हैं, वे आएँ। और माननीय दुर्गादास उइके जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय सुश्री निर्मला भूरिया जी के अभिनंदन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री प्रवीण चौहान, पीसा एक जिला समन्वय कलिराजपुर आदिवासी बहुल अंचल से हमारे बीच पधारे। आदरणीय निर्मला जी का मंत्री मध्य प्रदेश शासन महिला और बाल विकास का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आदरणीय श्री के पबिया, संयुक्त आयुक्त विकास जनजाति क्षेत्र विकास से निवेदन है आदरणीय माननीय श्री गिरीश कुबेर जी का स्वागत करें। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत। आदरणीय श्री के पबिया से निवेदन है वे आदरणीय प्रोफेसर श्री राहुल मुंगीकर जी की भी एक वरद उपस्थिति हमारे साथ बन रही है, उनका स्वागत करें। और आदरणीय सुश्री नेहा गुप्ता को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, वे माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी खरगोन बड़वानी इलाके से हमारे बीच पधारे हैं, स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभाग श्री गुलशन बामरा से निवेदन है वे आएँ और आप सबका स्वागत करें और कार्यशाला का परिचय भी दें। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित वन पुनर्स्थापन एवं जलवायु अनुकूल आजीविका संबंधी इस राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला में के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मनमोहन यादव जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी, हमारे बीच उपस्थित सांसद खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री गिरीश कुबेर जी वनवासी कल्याण आश्रम से, हमारे बीच उपस्थित अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग श्री अशोक बर्नवाल जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व केंद्रीय सचिव जनजाति कार्य विभाग तथा अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ श्री दीपक खांडेकर जी, इस सभागार में उपस्थित देश भर से की विभिन्न संस्थाओं से पधारे, हमारे अनुरोध पर पधारे और इस विषय से संबंधित जुड़े विशेषज्ञ और प्रैक्टिशनर्स, हमारे खुद प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे समुदाय आधारित संस्थाओं के प्रतिनिधि, ग्राउंड वर्कर्स एवं मेरे साथी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारी बंधुओं, आप सबका इस कार्यशाला में जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं आत्मीय स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा अनुसार इस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों और विशेषकर महिला, युवा, गरीब और किसान, इन सब के मान सम्मान हेतु, इनके विकास हेतु हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। प्रदेश की लगभग 22% जनसंख्या जनजातीय वर्ग की है और इनकी आजीविका आवास आधारित वन अधिकार के पट्टे, इनका स्वास्थ्य, इनकी शिक्षा, इनका सांस्कृतिक संरक्षण आदि हेतु हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। प्रदेश की 22% जनसंख्या जो जनजाति वर्ग की है, वो मुख्य रूप से प्रदेश के लगभग 33% अनुसूचित क्षेत्र में निवास करती है, जो कि लगभग इतना ही, लगभग 33%, लगभग 30% के आसपास का हमारा वन क्षेत्र भी है, इनमें निवास करती है।
या वन क्षेत्र में निवास करती है या वन क्षेत्र के आसपास निवास करती है, वनवासी समुदाय और वनवासी समुदाय की आजीविका की चर्चा इन सब की बिना संभव नहीं है। इस चर्चा की इस कार्यशाला की जो रूपरेखा है वो मुख्य रूप से हमने अलग अलग सत्रों में इसको बांटा है, जिसमें मुख्य रूप से लीगल फ्रेमवर्क, जिन पॉसिबिलिटी लिमिटेशन के हमें काम करना है उसकी चर्चा एक सत्र में होगी। कम्युनिटी बेस्ड साथ एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे की समस्या और समाधान एक दूसरे में निहित है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। दोनों महानुभावों का माननीय मुख्यमंत्री के रूप में और माननीय वन पर्यावरण के मंत्री जी के रूप में जो हमें अनुभव मिलेगा, जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा और आप लोगों के जो अमूल्य सुझाव हैं, और उसके बाद पूरा जो मक्खन की मुझे मटका मिलेगा वो मरकाम जी हम सबको लेकर के और आपके माध्यम से यहाँ सौंपना है। आज सब की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुंवर विजय शाह जी। अपने उद्बोधन में जो विशेष रूप से आदरणीय गिरीश कुबेर जी का और आप सबका जो अभिवादन उन्होंने प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से हम सब बहुत धन्यता का अनुभव कर रहे हैं कि आप जैसे अनुभव संपन्न, विशेष रूप से हमारी पूरी धरोहर के आसपास जो आप लोगों की लगातार सक्रियता बनी है, उसका लाभ हमारी कार्यशाला को मिलेगा। एक ऐसी वरेण्य उपस्थिति आदरणीय गिरीश कुबेर जी की हमारे साथ बन रही है और लगातार पूरा जीवन ही उन्होंने इस जैव विविधता और वन क्षेत्रों के आसपास नई चिंतन और नए मंथन के साथ गुजारा है। एक्सपर्ट मेंबर है नेशनल कैंपा गवर्निंग बॉडी, भारत सरकार, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण नई दिल्ली। इसी के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं आप अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के, मूलतः सतारा महाराष्ट्र के हैं, हैदराबाद में रहते हैं और आज विशेष रूप से हम सबको लाभान्वित करने के लिए अपने विचारों के हम आमंत्रित हैं। बहुत सम्मान के साथ हम श्री गिरीश कुबेर जी को उनके सारस्वत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी मंचासीन अपने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, जनजाति राज्य मंत्री दुर्गादास जी और निर्मला जी भूरिया, यहाँ के सांसद गजेंद्र पटेल जी और सभी इस मध्य प्रदेश शासन के जनजाति विभाग, वन विभाग, पंचायत राज विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग के जो अधिकारी वर्ग है। और जैसे कि इस कार्यशाला में इस संबंधित अनेक विषयों के जो विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित है और उसी तरह प्रत्यक्ष समुदाय को लेकर समुदाय के साथ या प्रत्यक्ष समुदाय के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है जो वन पर्यावरण को लेकर और जनजाति समाज की संस्कृति, परंपरा, आजीविका को लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधु भाई और बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे कि अभी अपने जनजाति मंत्री जी ने कहा कि वन और वनवासी ये दोनों के हित एक दूसरे में निहित है, ऐसा एक छोटे शब्दों में उन्होंने कहा। तो इसी को हम सब लोग अलग अलग विषय के तज्ञ हैं, तो मेरे से ज़्यादा आप इसको अच्छे विस्तृत तरीके से ये निश्चित विश्लेषण कर सकते हैं और प्रत्यक्ष किस प्रकार की नीति हो, किस प्रकार का प्रशासन हो, इस प्रकार के कुछ सुझाव अलग अलग सत्रों में हम सब यहाँ पर विचार अपने अपने रखेंगे। आज मुझे एक विशेष कि इसी संबंध में
केंद्रीय वन मंत्री और केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री दोनों, और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ही वन मंत्री है और जनजाति मंत्री, ये भी यहाँ उपस्थित है, और वन और जनजाति के दोनों के विचार करने वाले एक मंच पर आकर इसका विचार करेंगे, सुझाव भी देंगे। तो यह भी एक चर्चा जो बनेगी इसमें से, ऐसी चर्चा से ही एक दिशा मिल सकती है कि हम इस समाज को, इस देश को या अपने मध्य प्रदेश को वन संरक्षण और अभिवर्धन की दिशा में यदि कोई पहल होगी, मित्रों, उसी दिशा में आज की ये कार्यशाला है कि यदि इस संवेदना के साथ में यदि हम इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो सच्चे अर्थों में जनजाति समाज के निमित्त जहां हम वन संरक्षण, अभिवर्धन और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक विषय को लेकर यहाँ पर हम चिंतन मंथन के लिए एकत्रित हैं। मित्रों, हम लोगों को विदित है कि पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन, फल, छाया, खाद, औषधियाँ, अंत में मुट्ठी भर राख में तब्दील कराने में भी वृक्षों की ही भूमिका है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वृक्षों का हमारे जीवन से, वनवासी समाज से अविच्छिन्न रूप से संबंध है, जुड़ाव है। मित्रों, आप लोगों को विदित है कि बेल है, आम है, बड़ है, पीपल है, तुलसी है, आंवला है, महुआ है, ये तमाम जो लकड़ियां हैं, समिधाएं हैं, इनको भी यज्ञ में इस तरीके से ये चर्चा करने का मेरा अभिप्राय इतना ही है कि मित्रों, वनवासी समाज की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो आरण्यक हमारी संस्कृति है, उसके प्रति हमको बहुत गहराई के साथ में उस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। हमें विदित है कि जनजाति क्षेत्रों में वन औषधियाँ, भिलवा, तेंदु, अचार, बेर, आंवला, बेहड़ा, हर्रा, करंजी, महुआ, गुल्ली, तेंदु पत्ता, बांस, इमारती लकड़ियाँ, शीशम, सागौन, लेमन ग्रास, आम, जाम, इमली, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, सतावर, पलास, जंगली केला, विविध प्रकार के कंद मूल फल, हर्रा, खैर, विविध प्रकार के गोंद, मधुमक्खी, शहद, नीम के फल, अलग अलग प्रकार की भाजी जिसको हम पत्तेदार सब्जियां कहते हैं। मित्रों, समग्र जीवन वन आधारित वन्यांचलों में वनवासी बंधुओं का रहा है, किंतु वर्तमान में जनजाति क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद हमको ज्ञात होता है कि अधिकतम वन औषधियाँ विलुप्त हो गई हैं। वन्यांचलों में जो वन्याश्रित जीवन वनवासी समाज का था, धीरे धीरे मित्रों आज वहाँ से जो पलायन की स्थितियाँ हैं, वनवासी समाज अपने भौगोलिक भूभाग से, जिनके प्रति हृदय से उनके मन में संवेदना है, मित्रों, वो कहीं न कहीं ये जो मिश्रित वन हमारे थे, इस मिश्रित वन का क्षरण हो जाने की वजह से मित्रों आज हमको जनजाति समाज के विषय में हमको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। हम सबको विदित है कि प्रभु श्री राम 14 साल वन में रहे, पांडव 12 साल वन में रहे, 26 लाख गुरुकुलों का संचालन वनों में होता था, सारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, समस्त आर्ष ग्रंथों का लेखन मित्रों आरण्यक संस्कृति में ही पल्लवित पुष्पित हुआ है। ये आरण्यक संस्कृति की वजह से ही मित्रों ये राष्ट्र विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित था। सभी प्रकार की विद्याएं, सभी प्रकार की कलाएं और सारे मानवीय मूल्यों का संरक्षण, अभिवर्धन मित्रों आरण्यक संस्कृति में ही था। किंतु आपको विदित है मित्रों कि आज भी जनजाति समाज लगभग 99% वन्यांचलों में ही निवास करती है। अच्छा, हमको ये भी विदित है कि अंग्रेजों ने और विविध आक्रांताओं ने हमारे वन्य जीवन और वन्य संस्कृति और हमारे वनों को और हमारे पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाई है दोस्तों, इस पर हमको बहुत गहनता और गंभीरता के साथ में चिंतन मंथन हमको करने की आवश्यकता है। जनजाति समाज पूरी अंतर आत्मा के साथ
यदि किसी बच्चे को हमारे परिवार में खुजली हो जाती है तो एक लोटा पानी, पहले नीम के पेड़ को हमारी दादी बोलती कि एक नीम के पेड़ पे एक लोटा पानी चढ़ा भैया, उसके बाद नीम की पत्तियां तोड़कर लाकर उसकी दवाई बनाकर और बच्चे को लगाकर जब खुजली ठीक हो जाती थी तो माँ बोलती थी कि बेटा एक लोटा नीम के पेड़ पे चढ़ा, ताकि उसके प्रति आभार व्यक्त करना कि कुछ नीम की पत्तियों से मेरे बच्चे की बीमारी दूर हुई। आत्मीय भाइयों बहनों, इस विषय की संवेदनाओं से जुड़कर आज जितनी भी नदियां प्रदूषित दिखाई दे रही है, ये हवा प्रदूषित दिखाई दे रही है, आज दिल्ली जिस तरह से प्रदूषित है, ये आकाश प्रदूषित है, सारे खेत जहरीले हो गए हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बर्फ जो पिघल रही है मित्रों, समुद्र जिस तरीके से क्रोधित है, धरती पर तापमान बढ़ रहा है, कई वन्य जीव विलुप्ति के कगार पर हैं, ऋतु चक्र अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे आसन्न संकट के दौर में मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा और वन और जनजाति समाज एक दूसरे पर आश्रित है, अविच्छिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज इन्हीं तमाम विषयों पर मित्रों लगातार 2 दिवसीय चिंतन मंथन का क्रम यहाँ पर संपन्न होने वाला है। हमारे इस विषय की और ज़्यादा मीमांसा व्याख्या न करते हुए लगातार 2 दिवसों तक विविध विषयों के मर्मज्ञ यहाँ पर अपने अपने विषयों का प्रतिपादन करेंगे और आज इसके बाद मुख्य वक्तव्य हमारे आदरणीय हमारे वन मंत्री जी का हम सबको प्राप्त होगा, मुख्यमंत्री जी का प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर ये 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजकों को और इसमें सहभागिता कर रहे सभी श्रेष्ठ बंधु बांधवों का मैं अभिनंदन करते हुए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यही विश्रांति की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री दुर्गादास उइके जी। एक बहुत ही सांस्कृतिक संज्ञान से प्रसूत उनका उद्बोधन हमने सुना और आरण्यक संस्कृति को लेकर एक बार फिर हम सबको आगाह करने की चेष्टा माननीय मंत्री जी की रही। एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति, मार्गदर्शक उपस्थिति आज माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी की हमारे बीच बन रही है। माननीय मंत्री, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हम माननीय भूपेंद्र यादव जी से निवेदन करते हैं वे भी हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से आइए हम आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। आज इस 2 दिवसीय कार्यशाला में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह जी, भारत सरकार में जनजाति कार्य के मंत्री सम्माननीय दुर्गादास उइके जी, बहन सम्माननीय निर्मला भूरिया जी, हमारे सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, हम सबके सम्माननीय और जनजाति क्षेत्र में लगातार अनवरत सेवा कार्य कर रहे सम्माननीय गिरीश कुबेर जी, यहाँ इस 2 दिवसीय कार्यशाला में पधारे हुए सभी सहभागीगण। मैं अभी कार्यशाला के जो आगामी सत्रों को देख रहा था तो मुख्यतः आपकी कार्यशाला 3 विषयों पे हो रही है। पहला पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज है, तो पॉलिसी रिलेटेड इशू में फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट पॉलिसी है और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के जो नए परिवर्तन हैं उसको आपकी कार्यशाला में विचार करने का तय किया गया है। दूसरा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है और उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ने के विषय हैं, तो ट्राइफेड से लेकर के और बाकी सारे विषयों को आपकी कार्यशाला में जोड़ा गया है। और तीसरा जो अंतिम भाग आपकी कार्यशाला का है वो इसकी सक्सेस स्टोरीज का है, वन उपज को लेकर के, विशेष रूप से व्यवसाय बढ़ाने को लेकर के है।
इससे पहले मैं गिरीश कुबेर जी को सुन रहा था और हमारे दुर्गादास जी को सुन रहा था। डीडी के साहब तो हमारे बड़े स्पिरिचुअल आदमी हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य का उल्लेख किया 84 लाख योनियों का। जो दुनिया में दो तरह की डेवलपमेंट थ्योरी है, एक ईस्ट की है और एक वेस्ट की है। जो वेस्ट की डेवलपमेंट थ्योरी है उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट कहते हैं, केवल मनुष्य केंद्रित विकास। ये जो वेस्ट की थ्योरी है। और ईस्ट की थ्योरी में हम कहते हैं कि प्रकृति रक्षितः रक्षत। अगर आप प्रकृति की रक्षा करते हो तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है। उसी के उदाहरण अभी गिरीश कुबेर जी ने भी अपने संबोधन में किस प्रकार से जहाँ कम वन सब्जियाँ उगती है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। यह दुर्गादास जी उइके ने भी अपने विषय में कहा। एक बहुत सुंदर जापानी शब्द आता है ईशोफानी। ईशोफानी का अर्थ है वननेस विथ नेचर, नेचर के साथ एक स्वरूपता का भाव होना। और इसलिए जो डीडीए उइके जी कह रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो नेचर है दो तरह के लोगों को मिलके बनती है, एक लिविंग है और एक लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग मतलब जिनको हम मनुष्य से लेके जितनी भी स्पीशीज़ हैं, हमारा इम्पैक्ट नेचर पे होता है, पर नेचर भी लिविंग है। वरना नेचर में से ज्वालामुखी नहीं आता, नदियाँ नहीं बहती, धाराएं नहीं होती। तो ये लिविंग और लिविंग बीइंग के साथ जो वननेस का भाव है, उसी का सुंदर ईस्ट की थ्योरी में जापानी शब्द आता है ईशुफानी, या जिसको हम कहते हैं प्रकृति रक्षित रक्षत। लेकिन समस्या केवल इतनी होती तो इतना ज़्यादा सोचने की और ये कार्यशाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पश्चिम में एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट हुआ तो जिस सिविलाइजेशन में हम लोग रह रहे हैं, इसमें फिर ये लगने लगा कि भाई जितना भी हम विकास कर रहे हैं, ये विकास में एक चीज़ है, जो नेचर पैदा करती है वो नेट जीरो होता है, जो इंसान पैदा करती है वो गार्बेज होता है। मेरी बात को बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझा दूँ। नेचर कोई भी फल पैदा करेगी, उसको पक्षी खाएगा, वो ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन में उसमें छोटे छोटे माइक्रोबायोलॉजी जीव हो जाएंगे, वो खाद बनेगा, खाद के बाद वो फॉसिल फ्यूल बनेगा। इंसान कुछ भी बनाएगा, चाहे प्लास्टिक बनाए चाहे कार बनाए, वो लास्ट में गार्बेज के रूप में परिवर्तित होगा, वो नेट जीरो नहीं होगा। तो नेट जीरो का सबसे बड़ा उदाहरण नेचर है। और नेचर के साथ जो हमारी जीवन पद्धति है वो हमारी जनजातीय समाज की जीवन पद्धति, उसमें आदर्श है। और इसलिए हम उन्हीं चीज़ों का उपयोग भी पहले करते थे। शादी ब्याह में जो हमारे पत्तल से लेकर सब चीज़ें जो गिरीश जी अपने वक्तव्य में बता रहे थे वो नेचर आधारित थे। पर अब तो जीवन ऐसा है नहीं। अब तो हम सब सिविलाइजेशन के उस दौर में आ गए हैं कि सब गार्बेज ही करते हैं। कोई भी विलेज हो, ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, सब प्लास्टिक के कप यूज़ करते हैं, सब प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो लाइफ स्टाइल सबकी बदल गई है। तो दुनिया में जब ये सारा विषय होने लगा, लाइफ स्टाइल बदलने लगी, तो उनको लगा कि ये तो बहुत कार्बन एमिशन हो रहा है। तो फिर एक दूसरा कंसेप्ट वेस्ट में खड़ा हुआ था 201 साल पहले। उन्होंने कहा बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पर उनको लगा बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट से भी बहुत खतरा हो रहा है। तो फिर तीसरा विषय उन्होंने खड़ा किया कि नहीं, डीप इकोलॉजिकल सेंस होना चाहिए, जिसको नॉर्वे के एक फिलोसोफर एर्नेस्ट नेस ने डेवलप किया। और वेस्ट में भी एक थ्योरी चली कि नहीं, हमको नेचर के साथ रहना है। तो दुनिया में 3 कन्वेंशन आई, UNFCCC आई कि भाई जितना आप मॉडर्न में कार्बन एमिशन कर रहे हैं, इससे तो धरती का ही तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान ऐसा होगा कि धरती रहने लायक नहीं रहेगी। तो फिर क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन आई। दूसरा फिर ये निकल कर के आया कि भाई ये डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में कुल मिलाकर बायोडायवर्सिटी लॉस इतना हो जाएगा, क्योंकि अब तो सब प्रोडक्शन होता है, 1 मिनट में सब कुछ दवाई में बदल जाता है। तो इसको तो 1/3 दुनिया को तो प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना होगा। तो एक नई इंटरनेशनल कन्वेंशन निकल के आई जिसको बायोडायवर्सिटी कॉप कहा। पर तीसरा ये कहा कि डेवलपमेंट के कारण भी जो धरती में उपज योग्य ज़मीन है, क्योंकि 1/3 धरती पे तो पानी है, रहोगे कहाँ पे। और जो बची हुई 1/3 है वो पहाड़ है, रेगिस्तान है, उसमें कहाँ रहोगे। बची हुई जो 1/3 है
उसी में तो इंसान रहता है और उसमें भी इंसान सबसे बेहतरीन ज़मीन पे इंसान ही जाके रुकता है, किसी और को नहीं रहने देता है। हमारी बस्तियाँ वहीं बस्ती है जो सबसे बेहतरीन ज़मीन होती है, लेकिन इतना ही हम नहीं छोड़ते। जो बच रही है ज़मीन उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वाटर स्कैर्सिटी पैदा करते हैं, ज़मीन को सैलिनेशन की ओर लेके जाते हैं। तो फिर दुनिया में एक नई कन्वेंशन निकल के आई, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन। तो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, बायोडायवर्सिटी लॉस, डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज, धरती का तापमान बढ़ना। अब ऐसे में सभी समुदायों की सहभागिता कैसे हो और किसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए फिर ये तय है कि हमें नेचर को, फॉरेस्ट को प्रिजर्व और कंजर्व करना चाहिए। जो कम्युनिटी लगातार यहाँ पर रह रही है उनकी राइट्स की भी चिंता करनी चाहिए और कम्युनिटी बेस्ड लिविंग को बढ़ाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये सब बढ़ानी चाहिए। तो ये मिला जुला समस्या, ये एक जने की नहीं है, ये सबको समवेत रूप से चिंता करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि शहरों में आप कार्बन एमिशन करेंगे और कोई बैठ करके आपके पाप को धोने के लिए नेचर को बढ़ाएगा। एक बैलेंसिंग एटीट्यूड ओवरऑल सोसाइटी का चाहिए नेचर के प्रति, नेचर को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा दुनिया को जो नाम दिया है, लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। और मैं तो आजकल IITs और इनमें बच्चों में बात करने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई जो नई टेक्निक है उसमें आप 7 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। नंबर 1, सेव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान नहीं बना सकता। किसी भी चीज़ से एनर्जी आए, यूरेनियम से एनर्जी आए, पानी से एनर्जी आए, विंड से एनर्जी आए, कोल से एनर्जी आए, लास्ट सोर्स नेचर ही होता है। तो पहला है सेव एनर्जी। दूसरा है सेव फूड। फूड हम कोई भी इंसान फैक्ट्री में नहीं बना सकता, फूड तो धरती देती है। कभी कोई फैक्ट्री अगर किसी को मिल जाए जहाँ से गेहूँ बनता हो, ब्रेड की हो सकती है गेहूँ से, लेकिन गेहूँ बनाने की नहीं हो सकती। गेहूँ धरती में से आएगा, चावल धरती में से आएगा। तो सेव एनर्जी, सेव फूड। तीसरा है सेव वाटर, क्योंकि वाटर जो है और ख़ासकर पीने योग्य वाटर। और चौथा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, और अब तो जो जितने बड़े से बड़े, चाहे मैं तो सारे इंटीरियर इलाकों में भी देश में घूमता हूँ, वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। और जो उससे बड़ी चुनौती है वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब किसी की भी किचन ऐसी नहीं है जिसमें 40% इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो, मोबाइल ना हो। ई वेस्ट मैनेजमेंट। और उससे भी जो बड़ी चुनौती है छठी, वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और सातवीं जो भी गिरीश जी और DD उइके ने कहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। और हेल्दी लाइफ स्टाइल में जो हमारे ट्राइबल हैं वो हमारे आदर्श उदाहरण हैं। तो आप जब तीनों चीज़ों की बात करोगे, आप पॉलिसी और लॉ की बात करोगे, आप इंस्टीट्यूशन की बात करोगे, आप नॉलेज शेयरिंग की बात करोगे, इन तीनों चीज़ों को करते समय दुनिया की जो चुनौतियां हैं उससे आप अपने आप को एक तरफा नहीं रख सकते, आप साइलो में नहीं सोच सकते हो। आपको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। आपको केवल ट्राइबल है तो वो केवल पेड़ ही उगाता रह जाए, ऐसा नहीं है। उसको भी दुनिया के फलक पे सबसे आगे जाने के वातावरण में भी अवसरों को लेना होगा। तो दोनों का बैलेंसिंग करके जब हम सोचेंगे कि दुनिया की चुनौती है, अपने यहाँ एक आदर्श लाइफ स्टाइल है, तो दोनों को मैच करके हमको आगे बढ़ाना होगा। अब इसमें विशेष रूप से ट्राइबल क्षेत्र के लिए सरकार फॉरेस्ट राइट को लेकर के तो काम कर ही रही है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर काम कर रहे हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। आज तक हमारे मंत्रालय में 17 से ज़्यादा डिपार्टमेंट थे, उनको हमने 4 वर्टिकल में बांटा। जैसे टेक्सोनॉमी के हमने 1 करे, कैपेसिटी बिल्डिंग के हमने 1 करे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हमने 1 करे। तो इसको करके हम एक स्ट्रीमलाइनिंग करके विषयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से उसमें जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन आए, गरिमापूर्ण जीवन वो जिए, इसी को लेकर के हमको इस विषय को आगे बढ़ाने की चेष्टा करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो दुनिया के बढ़ते हुए खतरे, दुनिया में वैचारिक रूप से विकसित हुई दुनिया के परिणाम से उत्पन्न होने वाले साइड इफ़ेक्ट, और इस जो सेमिनार है ये केवल एक तरफा ना सोचे। अगर केवल एक तरफा सोचा तो दुनिया तो भाग रही है, हम उसी के पार्ट हैं।
ऐसा एक जिसको समग्र चिंतन कहते हैं, वो समग्र चिंतन आने वाले 2 दिन में होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी का एक हमारे को सबसे बड़ा नारा होता है, वोकल फॉर लोकल, तो अपने लोकल के प्रति हमें जागरूक होते हुए लेकिन वैश्विक चुनौतियों के लिए मिशन लाइफ जैसा जो मंत्र है उसको आगे बढ़ाते हुए करें। एक बड़ा काम और पूरे देश में किया है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लगाया है। ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जैसे एनर्जी को लेकर के केवल कार्बन एमिशन वाली एनर्जी ना हो, तो सोलार को लेकर भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, जिसमें 137 देश मेंबर हैं। जितनी ऊर्जा हमको चाहिए उसकी 8 गुना सूरज से मिलती है, तो नेचर सेव होगा। दूसरा, जितने भी डिज़ास्टर हम देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने बर्मा में भूकंप देखा। जब डिज़ास्टर आता है तो सब जगह आता है, वो देखता नहीं है कि कहाँ पे कौन रहता है, और इसी इम्पैक्ट के कारण आता है। तूफान आता है तो सब जगह आता है, तो उसको लेकर के एक कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तीसरा, तकनीकी, अब कोई बिना तकनीकी के जी नहीं सकता है, चाहे ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल। मोबाइल सबको चाहिए, डिजिटल कनेक्शन सबको चाहिए, गाड़ी सबको चाहिए, ट्रांसपोर्ट सबको चाहिए, लाइफ तो सबको चाहिए। एक्सेस टू एनर्जी हमको देनी है, इससे हम अलग नहीं रह सकते, अछूते नहीं रह सकते। लेकिन जिन इंडस्ट्रियों में ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है उनके लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेड IT करके सरकार ने चलाया है। उसके बाद जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें बायोफ्यूल का बहुत महत्व है। एक इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया गया है, और दुनिया भर में जहाँ बेस्ट फॉरेस्ट एरिया हैं वहाँ पर हमारी जो बिग कैट्स हैं उनके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी बनाया गया है। ये क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का अर्थ ही यह है कि दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर ट्राइबल एरिया के ही सारे कंट्रीज़ हैं, ऐसे सारे ग्लोबल साउथ को भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उपलब्ध हो। जिनने वनवासियों के लिए दिया, माननीय कुबेर सिंह जी, इस अवसर पर आप सब जनजाति क्षेत्रों में समुदाय आधारित वन पुनर्स्थापन एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूल आजीविका कार्यशाला विषय का जिस प्रकार से इसमें चयन किया है, इसमें सारी बातें जोड़ी गई है, और वक्ताओं ने भी कमोबेश अपनी भावना के आधार पर भी, अपने अनुभव के आधार पे भी हमारे लिए एक अच्छा खासा रोड मैप बना दिया कि हमको बढ़ना कैसे है। और 2 दिन चलने वाली, इसका 2 दिन चलेगी ना कार्यशाला, 2 दिन चलने वाली इस कार्यशाला में मैं मान के चलता हूँ राज्य के आपके इस मुख्य सेवक के नाते से अपनी मेरी भूमिका अगर ढूंढता हूँ तो ये एक तरह से बड़ी भूमिका आपने हमारी मदद की दिशा में दी। मैं आपका आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ इसकी कार्यशाला के भाव में। हमारी सरकार के नाते से अगर मैं देखूँ तो मुझे दायरे दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एक तरफा हमारा अपना जो भाव है उस भाव के आधार पर उसकी अपनी भूमिका भी है और उसकी अपनी सीमा भी है। उस सीमाओं में आजीविका से जोड़ करके फॉरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा उलझन पड़ जाती है। फॉरेस्ट आजीविका से परस्पर हमारे अब पैसा एक्ट और बाकी चीज़ों को ला करके जरूर अब वापस रास्ता यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहा है, अन्यथा ये तो बड़ा मुश्किल मामला रहता था। मैं भी देखता हूँ गौर से कि हमारे अपने जिन जनजाति बेल्ट में जंगल है और जंगल के साथ जीने की वर्षों की परंपरा है, और उस परंपरा में हम अपने ही शासन के प्रबंधन करते करते हम उसके कष्ट बढ़ा रहे हैं कि उसके कष्ट में मददगार हो रहे। तो ध्यान में आता कि हम तो कष्ट बढ़ा रहे हैं, और कष्ट बढ़ाने में रास्ते कैसे पकड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम। अब हमने टाइगर रिजर्व बना दिया, सेंचुरी बना दी, हमने अपने एरिया बना दिए, तो एरिया बनाते ही हमने सबसे पहले आबादियों को बाहर करो। अब आबादियों को बाहर करो, ये बेसिक मूल ही संकट का है कि यहाँ से आबादी जिनके साथ हजारों हजार साल से रहती आई है। हमारे यहाँ तो फिर भारत का चुनाव चिन्ह, भारत का अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देख लो,
तो उस प्रतीक चिन्ह में क्या दिखाई देगा अशोक के जमाने से? हमने तो वो सब चीज देखी है जिससे अपनी सहअस्तित्व की भावना का आनंद आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के भाव को देखो तो वो प्रगति भी देख रहे हैं लेकिन प्रकृति भी देख रहे हैं। तो प्रगति और प्रगति में अंतर कहाँ है? तो प्रगति भी चाहिए लेकिन प्रकृति के साथ जीने का भाव भी चाहिए। ये अलग बात है कि हमको अतीत के काल में जो विरासत की मिली हुई चीजें उनके भी संकट है। अब संकट वन में पेड़ लगना चाहिए लेकिन सागौन के ही लगना चाहिए, ये मैं तो समझ नहीं पाया कि केवल सागौन के क्यों लगना चाहिए। ये तो फसल हो रही कि पेड़ जंगल बन रहे हैं, ये तो फसल हो गई। तो फसल और जंगल में कितना फर्क हो गया? जंगल वो जिसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे रहे, जंगल में सब आनंद के साथ जीने की वो सारी चीजें मिले। लेकिन ये नहीं, यहाँ तो देवदार, यहाँ सागौन, यहाँ साल। हमने वो अंग्रेजों की उस भावना को नहीं समझ पाए जिसमें वो इससे कमा के ले जाते थे। वो तो चले गए, हम उनकी लाश ढो रहे हैं। बड़ी मुश्किल है हमारी, हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते से हमको बाहर आना चाहिए। लेकिन अब उनके काम की चीज उनने छोड़ के चले गए। तो ये बात सही कि बहुत सारे बदलाव माननीय मोदी जी ने किए और हमारा सौभाग्य कि वन मंत्री हमारे बीच ही पधारे। तो हमारे कष्ट में आपकी छतरी में ही हमको छाया मिलेगी, हमको आपसे ही इससे बंधन से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये बात सही है कि जब हम अपने प्रकृति आधारित जीवन जीने की बात करेंगे तो बहुत सरलता से बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी, बहुत कठिनाई नहीं है। अभी हम जैसे आजीविका के लिए औद्योगिकरण की बात करेंगे, तमाम प्रकार के दूसरी चीज़ों की तरफ ले जाएंगे। लेकिन वन आधारित जीवन में तो कोई ज़्यादा झंझट ही नहीं है। हमारी मस्तमोला प्रकृति है, जिस प्रकृति में परमात्मा ने जो दिया है उसमें आनंद के साथ। वो मैं परसों के इस इंडेक्स के समाचार देख रहा था कि दुनिया के धनी देशों में 200 से ज़्यादा देशों में सर्वाधिक प्रसन्नता के साथ जीवन जीने वाले देश में भारत का नंबर 88 नंबर, मतलब 88% हमको लोगों ने उसमें अंक में 100 में से नंबर दिए हैं। और अब अमेरिका और कनाडा जैसे देश जो सर्वाधिक धन संपन्न है, उनका सर्वाधिक दुखी देशों में 5 में से उनका नंबर आ रहा है। तो आखिर ये विरोधाभास की व्यवस्था में जीवन में हमारी मस्ती कहाँ से आती है, हमारे सुख कहाँ से मिलता, जीवन पे प्रकृति के साथ जीने की प्रेरणा कहाँ से पाते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में जिस प्रकार का वनांचल का क्षेत्र है, मैं अपने विभाग को भी बधाई देना चाहूँगा। 2 साल के अंदर बिगड़े वनों का भी एक नया शब्द तो निकाला है, लेकिन बिगड़े वन कैसे बिगड़ते मैं पल्ली नहीं पड़ रही। पहले तो उजड़े वन तो समझ में आता, बिगड़े वन कहाँ से आ गए। लेकिन एक शब्द है ये जो हमारी शब्दों की बड़ी मर्यादा भी बड़ा संकट में डालता है। अब वो मन बिगड़ा कि आदमी बिगड़ा, भगवान जाने कौन बिगड़ा। लेकिन हमारे लिए अब वनों का क्षेत्र वापस उस तरह से ला रहे हैं। लगभग 1100 गांव वापस उस तरह के बनाए, वन क्षेत्र बनाए। बधाई देना चाहूँगा वन विभाग के लोगों को भी, आप सबकी मदद के माध्यम से, कि हमारे यहाँ ये इस पर्यावरण के लिए और एक कितना प्रयोग अच्छे चल रहे हैं। आज की दौर में ये भी आनंद की बात है कि हमने जब अपने प्रकृति में जनजाति समाज की साधना, साधन, संसाधन की बात की है, तो हमने तो ये भी कहा कि अब उस वन क्षेत्र में हमारे पूजा पाठ के स्थान, अगर ये कार्यशाला में ये विषय भी डाल लेना कि भाई भले वो हमना टाइगर रिजर्व हो, कुछ भी हो, लेकिन पूजा पाठ के स्थान तो ये भावनाओं से जुड़ते हैं, आस्था से जुड़ते हैं। उन आस्थाओं पे चोट पहुंचा करके हम क्या किसको बचाएंगे। और वैसे भी कोई बहुत बड़े बड़े महल अट्टालिका तो बनाते नहीं यार, हमारे देवताओं के स्थान तो बहुत वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये नियम कानून में जरूरत पड़ेगी तो कानून के लिए भारत सरकार भी बैठी है, राज्य सरकार तो अपन आपके साथ खड़े ही है, तो रास्ता निकालेंगे। हमारे देवस्थान क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए, उनके प्रबंधन सब अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई मामलों में जब बात निकलेगी तो वन्य प्राणी की जीव कौन को मानते ही पल्ले नहीं पड़ता है। जो आकर्षक और सब प्रकार से दिखाई दे वही जीव है कि जो जीवन में पारा वो जीव है। तो वन अंचल में मैं देख रहा था कि अभी बड़े पैमाने पर 2-3 अब ये बात निकालते तो हमारे यहाँ विषय निकल जाता कि भाई तो आपको ये क्या जरूरत है। और रेप्टाइल में सर्प की गिनती नहीं करा रहे हैं, ये फॉरेस्ट का कौन सा हिसाब मेरे पल्ले नहीं पड़ता है।
भाई सांप काय में आएगा, शहर में आएगा कि जंगल में आएगा, किधर गिनाएगा, ये समझना मुश्किल पड़ेगा। प्राणी तो है ना वो, और उसमें ऐसे करते करते जब नहीं गिनती कर रहे हैं तो वो सांप से मतलब सरप्राइज हमारा गायब भी हो गया, किंग कोबरा। अभी मैं जब बात करता हूँ तो मेरे को पता नहीं कि धीरे से लोग चुटकी लेते कि आपको किंग कोबरा में क्यों आनंद आता है। मेरे को आनंद नहीं आता, मेरे को तो कष्ट दिखता है। जैसे जंगल के अंदर टाइगर की कमी के कारण से इकोसिस्टम का पूरा सिस्टम बिगड़ता था, आज टाइगर के कारण से इकोसिस्टम बन रहा है। मैं तो बधाई देना चाहूँगा, अब तो चीता भी आ रहा है, चीता जीता हमारे यहाँ है। ये जो चीता भी पाया और चीते के आधार पर हमारा भारत जीता है वापस। कितने साल पुरानी वापस परंपरा को पुनर्स्थापित किया माननीय भूपेंद्र जी ने। इसकी शुरुआत की माननीय वन मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई दिलाएं, जिनके कारण ये वापस ऐतिहासिक घड़ी आई है कि हम अपने उस बिछड़े हुए अपने जंगल के प्राणी को वापस लेकर आए। और मैं देख रहा था कि मालवा में छोड़ने की बात आ गई, गांधी सागर के लिए भी तैयारी हो गई। तो गांधी सागर में तो आज की स्थिति में देखा जाए तो गिनती में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपने सेंचुरी बनाई है। पहुंच गया टाइगर देवास में, लेकिन कागज पे अभी अपन टाइगर नहीं दिखाते उसको। अब क्या मालूम जैसे कागज पे कैसे दिखाएंगे उसको, कुछ सेंचुरी बनाएंगे तो दिखाएंगे। सेंचुरी के नियम इतने क्या, वो टाइगर अभयारण्य के नियम थोड़े खराब है, तो फिर वहाँ फिर जंगल में से लोगों को हटाना पड़ेगा, तो विरोध आ जाएगा, राजनीति चालू हो जाएगी, हमको मुश्किल हो जाएगा चुनाव में जाना। तो इसलिए समझना पड़ेगा। हम कहते टाइगर नहीं है, टाइगर नहीं हो तो भी आंख भी चलो नहीं दिखाना, हमारा जीवन चलता रहेगा। ये कागज का संकट बहुत बड़े जो है उसको हम कैसे दिखाएं और कैसे बताएं, क्योंकि ये देवास से लेके आगे तक है तो सही। और लेकिन अब ये इसी के पार्ट पे दूसरी बात भी जोड़ रहे हैं कि जैसे हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है वो कई मामलों में, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ तो इस सर्पों की गिनती भी आप चालू कराएं। अभी तक ये फॉरेस्ट एक्ट में ही नहीं है ना सर बर्णवाल जी, वाइल्ड लाइफ एक्ट में नहीं है सांप की गिनती है, पर वो गिनती कोई करता ही नहीं है। मैं तो 2-4 बार बोल चुका हूं तो ये बताते कि इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो मैंने कहा जानवर नहीं है कि हिसाब किताब नहीं, आखिर है सही क्या है। मतलब अगर इसका नुकसान आपने देखना कि वनांचल क्षेत्र में खास करके बड़े पैमाने पे सर्पदंश की घटना हो रही है, तो सर्पदंश की घटना को ये उनसे बचा, मतलब आप अपने ये जो महाकौशल के कई जिलों के अंदर बड़े पैमाने पर और कोई कारण से नहीं मर रहा मनुष्य, केवल सर्पदंश से मर रहा है बड़ी पैमाने। बंदर तो क्या मालूम नहीं मरा कि नहीं मरा, लेकिन आदमी जरूर मर रहे हैं। तो उसकी संकट क्या हो रहा है कि जो बड़े पैमाने पे हमको एक तो व्यक्ति भी गया और आर्थिक दृष्टि से भी उनकी मदद करना है, तो 4 लाख की राशि भी देना पड़ती है। राशि का सवाल नहीं, सवाल बड़े पैमाने पे लोगों की मरने का है, उनकी सुविधा देने का। ऐसे में बड़े पैमाने पर जो अंदर रहते लोग वो और घबरा के शहरीकरण की तरफ आ रहे हैं। तो जब हमने कहा कि भाई अपने इतनी प्राकृतिक वातावरण में अच्छे से क्यों नहीं रह रहे हैं, तो मालूम पड़ा कि धीरे धीरे कोई कारण से जहरीले सांपों की संख्या बढ़ी है। तो जहरीले सांपों को सांप ही कंट्रोल करता है, इसलिए किंग कोबरा के बारे में माना जाता है। अब किंग कोबरा में भी जो ज़्यादा बड़े विद्वान इकट्ठे कर लो ये भी संकट देते हैं, वो वहाँ पहुँच जाते जहाँ पहुँचना ही नहीं चाहिए। वो तो बहुत पानी गिरता वहीं मिलता है ही नहीं, बाकी किंग कोबरा चलेगा ही नहीं। अरे नहीं कैसे चलेगा भैया, अभी 150 साल पहले तो था, कहाँ गया। अभी छत्तीसगढ़ में भी कौन बहुत पानी गिरता है, ऐसे कई बेल्ट हैं। तो थोड़ा जो एक बार आप उस व्यवस्था को बनाओगे तो परमात्मा भी रास्ता निकाल ही देता है। ऐसी कई सारी चीज़ें, ये एक नहीं है। मैं बात तो करने के लिए दूसरी बहुत सारी आया था, लेकिन मुझे लगता सारी बातें हो गई, तो अब ज़्यादा बात करने से फ़ायदा भी नहीं, हमारे समय पे समापन करना है। लेकिन आज की स्थिति में 2 चीज़ें मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। जब हम जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, जल जंगल ज़मीन पे पर्याप्त रूप से हमारे अपने अब जो भाव बना, उस भाव में हमारी पैसा एक्ट के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी हमने काम किया, जलगंगा संरक्षण अभियान भी चला रहा है। ये जो हमारे फॉरेस्ट की दृष्टि से मध्य प्रदेश खासकर इस संदर्भ में कि हमारे यहाँ ना कोई बहुत बड़ा हिम ग्लेशियर है,
ना कोई दूसरी ऐसे कोई, लेकिन प्राकृतिक रूप से वन संपदा के बलबूते पर ही हमारी बड़ी बड़ी नदियों में जल की राशि पूरे देश के कई राज्यों तक अपनी जल से जीवन पहुंचाती। लेकिन उन जल से जीवन पहुंचाने वाली नदियों को लेकर के भारत सरकार के माध्यम से इस पे इस तरह से कोई इस एंगल से नहीं देखते कि गुजरात की प्रगति अगर हो रही है या बिहार में सोन नदी के माध्यम से जल पहुंच रहा है या हमारी केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, तो ये जल राशि बड़े पैमाने पे जा रही है। तो जाने के लिए मध्य प्रदेश को वो उसका हिस्सा भी मिले, ताकि जंगल केवल मध्य प्रदेश के नहीं, ये जंगल इन सारी नदियों को बचाने के लिए। तो इसलिए उस बड़ी भूमिका के आधार पर कोई एक इसका हिसाब बने कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं ताकि इनकी नदियों की जल राशि का अविरल निर्मल प्रवाह बना रहे। हमने अपने लिए नर्मदा जी को तो नर्मदा समग्र के माध्यम से लिया है, हम चाहेंगे कि बाकी नदियों को भी लें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अभिनंदन करें जिनने केन बेतवा और 2 बड़ी नदी जो परियोजनाओं को हाथ में लिया है, जिनके माध्यम से हमको बड़ी धनराशि मिली, जो हमारे जल के माध्यम से कई सारे लोगों को जल का एक तरह से पीने के लिए, गाँव के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए जल राशि देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जल जीवों के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत। जल जीव में भी फॉरेस्ट का रोल कम है। जैसे घड़ियाल छोड़ रहे, तो मैं गया हूँ छोड़ने खुद घड़ियाल, अब वो चंबल में घड़ियाल छोड़ रहे हैं, वो पता नहीं छोड़े हुए घड़ियाल जाते कहाँ हैं, हर साल छोड़ रहे हैं। अच्छी बात है छोड़े, पर फिर मैं ये देखता हूँ कि बड़े बड़े हमारे जलाशय बन गए, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो इन बड़ी नदियों में भी मगर और घड़ियाल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इनको भी छोड़ने के लिए जैसे हमारे ऐसे आपके माध्यम से बाकी जगह भी, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। इससे कई सारे, जब हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में हमारे पास में इस व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश की पहचान अपने सारे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए। तो वन्य प्राणी कहते हैं तो उसमें बहुत बड़ा दायरा है, कुछ बचते ही नहीं। अभी परसों गिद्ध उड़ा है, अच्छे से उड़े, बहुत अच्छे, दौड़ते दौड़ते गए, बहुत कोई गिरते पड़ते गए। लेकिन ये जो आपने आज के इस भाव में कि जब हमारे एक अभी कौन सा वाइट गिद्ध मिला, कहाँ से आया था वो, अफगानिस्तान है, कहाँ का था वो? एक भोपाल मिला था ना, फोटो खींचा था, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऐसे कई, ऐसे तो ये अपनी एक तरह से वो पुरानी उस भौगोलिक रचना को भी पुष्ट करते हैं। ऐसे वन्य प्राणी मिलते तो आगे आने वाले समय में मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे इंटरनेशनल लेवल के भी कोई सेमिनार करना हो, जिसमें इस प्रकार से हमारे जहाँ प्राणी आते जाते हैं उन देशों से मिल करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे भोपाल में बर्ड्स आती है, कहीं और जगह आती है, बहुत आती है, लेकिन ऐसा कोई इन देशों से कोई संपर्क नहीं बन पाता। बहुत अच्छा। तो ये ऐसे कई सारे विषय पे, लेकिन फिर दोबारा आता हूँ कि आजीविका से लेकर के जीवन हमारा सुलभ बने, सरल बने, सहज बने और वनों का भी इस प्रकार का आनंद बने। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर भारत सरकार के मंत्री होने के नाते से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसी से जुड़े हुए सारे मसलों को लेकर के ये कार्यशाला अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ वन पर्यावरण की पुनर्रचना की दिशा में एक ठोस कदम उठाएगी। इस भावना के साथ मेरी शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब ये कार्यशाला का प्रथम सत्र यानी उद्घाटन सत्र विश्राम लेने जा रहा है। हम औपचारिक आभार ज्ञापन के लिए श्रीमती वंदना वैद्य को आमंत्रित करना चाहेंगे, आयुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास योजनाएं। माननीय महानुभाव, जनजातीय समुदाय वन पर्यावरण आजीविका विषयों को समाहित करने वाली इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में सभी उपस्थित गुणीजनों का अभिनंदन एवं विनम्र आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा व स्थिति हमारा उत्साह बढ़ा रही है, उनके प्रति सादर आभार। भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गा सिंह उइके की उपस्थिति ने हमारा गौरव बढ़ाया है, उनके प्रति आभार। सदैव रचनात्मक सोच रखने वाले हमारे माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह मंत्री जनजातीय कार्य विभाग का मैं आभार व्यक्त करती हूँ।
सुश्री निर्मला भूरिया माननीय मंत्री महिला बाल विकास जी का आभार है। श्री गजेंद्र पटेल सांसद जी का आभार व्यक्त करती हूँ। जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाले प्रत्येक जनजातीय समाज तक पहुँचने वाले माननीय श्री गुरेश कुबेर जी को सादर प्रणाम। और वरिष्ठ बायोडायवर्सिटी वैज्ञानिक श्री राहुल उंगीकर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मिश्र प्रतिभा की गढ़